आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बट लेट अस जस्ट रिवाइज अवर कॉन्सेप्ट्स। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न्स द कंट्री। एंड हमारा जो संविधान है, इट केम इनटू फोर्स on 26th January 1950। हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमने काफ़ी दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वो कंट्रीज का नाम है कनाडा, इंग्लैंड, USSR, US, and many other such countries. But now in today's lecture we are going to discuss about the salient features of the Indian Constitution. So we'll just write down features. सबसे पहला feature है of the Indian Constitution is that it is one of the most lengthy Constitution and it is written. So जो भारत का संविधान है वो written constitution है and it is one of the most lengthy constitution. Why am I saying so? इसके पीछे क्या reason है? Because initially जब constitution came into force, we had only 395 articles, 22 parts and 8 schedules. But abhi, that is in today's times, we have 448 articles, 25 parts and 12 schedules. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बस 7 आर्टिकल्स है। सो उसे देखते हुए ही हम कहते हैं, और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड को देखते हुए हम कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. Now let us just move ahead and discuss another feature, which is federal structure and unitary in spirit. मतलब जो स्ट्रक्चर है इंडियन गवर्नमेंट का या फिर जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, वहाँ पर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. मतलब पावर्स डिवाइडेड है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बट एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है. मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब्सटेंशियल पावर्स है टू कंट्रोल ऑल द गवर्नमेंट्स. देयरफॉर इट इज ट्रूली सेड दैट द स्ट्रक्चर इन इंडिया, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स in India, is federal but has a unitary spirit, which means that it has a strong center. Now we'll just move ahead and discuss one more important feature, which is flexibility. जो हमारा संविधान है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है. यूजुअली जो फेडरल कंट्रीज होती है उनका जो संविधान होता है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता एंड इट इज़ नॉट इजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. बट जो इंडिया है उनका जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स अमेंड हो सकते हैं एंड द पार्लियामेंट कैन अमेंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओनली फॉर फ्यू अमेंडमेंट्स द ratification of the state is required. But the procedure written in the constitution to amend the constitution has to be followed and the amendment is subject to certain restrictions.
but it is clearly seen that in India the constitution is flexible and it is not rigid unlike other federal countries. अब हम दूसरा फीचर डिस्कस करेंगे which is parliamentary sovereignty and supremacy of constitution. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्राई करता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और जो प्रिंसिपल्स ऑफ सुप्रीम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उन दोनों को रिकंसाइल करें. मतलब इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर्स है, बट वो कोई ऐसे एक्शंस नहीं ले सकती या कोई ऐसे एक्शंस नहीं कर सकती जिससे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो. मतलब इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट एंड नन ऑफ द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट और एक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. Now, moving ahead, we'll discuss another feature which is very important, that is independent judiciary. अब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास काफी इंपॉर्टेंट पावर्स है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू. बट ये पावर्स देने के बाद भी द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट. ना ही जुडिशरी को एक्सट्रीम पावर्स देते हैं, ना ही पार्लियामेंट को एक्सट्रीम पावर्स दिए गए हैं. इट ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, whereas it gives powers to the parliament which is supreme in case of parliamentary system of governance in India, and the judiciary is independent and has special powers which are given to it by the Constitution of India. We'll also discuss about the citizenship, that is single citizenship. इंडिया में हम सिर्फ सिटीजन हो सकते हैं यूनियन के, मीन्स वी आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द यूनियन एंड वी आर नॉट अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. मतलब जो इंडिया में सिटीजनशिप है वो सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप हो सकती है और कोई पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती, जैसे सिटीजनशिप ऑफ महाराष्ट्र, सिटीजनशिप ऑफ कर्नाटका. मतलब सिर्फ एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है और सभी लोग जो सिटीजन्स है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स हो सकते हैं. बट इन अदर फेडरल countries there is dual citizenship, that is citizenship of the state and also citizenship of the union. But India is not like other federal countries. Now moving ahead, we'll also discuss something which is again very important. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट को अपने आप में इम्बाइब किया है, because it is very important for India to be a secular state. Lot of people from different religion लिव इन इंडिया. सो एक सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जो कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, ना ही वो स्टेट ने कोई पर्टिकुलर रिलीजन को अडॉप्ट किया है. सिमिलरली इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड अ पर्टिकुलर रिलीजन, नीदर एनी स्टेट्स इन इंडिया प्रमोट और अडॉप्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन. सबके पास इक्वल राइट्स है और फ्रीडम है टू चूज देयर ओन रिलीजन एंड नोबडी इज फोर्स्ड टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन. इसीलिए इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट कहा जाता है. एंड टू हाईलाइट दिस पॉइंट, द preamble of the constitution was amended and the word secular was added in the 42nd amendment to give importance to this word and to show the world and to show the citizens of India that India does not support or adopt a particular religion. Now we'll also discuss a concept called adult franchise, which is also related to the right to vote. जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है अबाउट द एज ऑफ 18 years, they have the right to vote.
मतलब या तो वो 18 ईयर्स के हो या फिर अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स हो और वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, तब वो वोट कर सकते हैं. एंड every such person has the right to vote. This was all about the features of the Indian Constitution.